So, students, welcome once again to the Aval Academy of Education. In today's video, we are going to start here with class 11. Subject is biology. Chapter is 2. Part is 2. Chapter name is biological classification, and kingdom here we are going to discuss in detail is kingdom Monera, that is बैक्टीरिया, राइट। सो इसकी पहली कड़ी आप देख चुके हैं, तो इसको थोड़ा हम और ज़्यादा इलेबोरेट करेंगे किंगडम मोनेरा को, ताकि आपको कम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी मोर इन्फॉर्मेशन मिल सके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के बारे में जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि बैक्टीरिया आर द मोस्ट प्रिमिटिव यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, राइट। ईच बैक्टीरियल सेल हैज़ अ सिंगल क्रोमोसोम, दैट इज़ देयर न्यूक्लियर मटेरियल विच इज़ नॉट एनक्लोज्ड इन ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, राइट। तो यहाँ पर जो हमने पहले डिस्कस किया था कि इसके न्यूक्लियर मटेरियल के बारे में कि दे हैव ए सिंगल क्रोमोसोम, राइट, इसको माइंड में रखना है। ये जो है इट इज़ नॉट एनक्लोज्ड इन ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये भी हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। ठीक है, तो चलिए आगे। बैक्टीरिया दे आर सो न्यूमरस एंड दे आर फाउंड एवरीवेयर, हमें हर जगह मिलेंगे, और उनकी जो अभी तक सेवरल थाउजेंड स्पीशीज़ जो हैं नोन हैं, पता चली हैं अभी तक, जो कि हमें हर जगह मिलती हैं, एयर में, वाटर में, सॉइल में, फूड में, हमारी इनसाइड आवर बॉडी, आउटसाइड आवर बॉडी, एंड इन शॉर्ट दे आर फाउंड प्रैक्टिकली एवरीवेयर, राइट। हमें हर जगह वो मिलते हैं, हवा में, पानी में। In our body there are hundred and thousands of bacteria, right। हमारी बॉडी में ही thousands of bacteria मिलते हैं, जैसे कि हमारे माउथ में, हमारी स्किन पे, हमारे इंटेस्टाइन में, हमारे जेनिटल ट्रैक्ट्स में, और कुछ बैक्टीरिया जो हैं हमें हमारे इंटेस्टाइन में मिलते हैं, और उसमें से कुछ जो है बेनिफिशियल हैं। They synthesize in production of certain vitamins such as vitamin B, तो विटामिन बी बनाने में और बहुत तरह से हमें वो हमारी हेल्प करते हैं हमारी बॉडी की। तो कुछ बैक्टीरिया बेनिफिशियल हैं, कुछ बैक्टीरिया हार्मफुल हैं, और वो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। कैसे कि हमें डिजीज़ बीमार करके, दे स्प्रेड डिजीज़, राइट। तो जो अकॉर्डिंग टू एन एस्टीमेट देयर आर मोर बैक्टीरिया नॉर्मली लिविंग ऑन आवर स्किन दैन द टोटल नंबर ऑफ ह्यूमंस लिविंग ऑन अर्थ। दीज बैक्टीरिया आर इवन यूजफुल एज दे प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ हार्मफुल वंस, राइट। तो हानिकारक जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने में हेल्प करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले उसमें डिस्कस किया था कि बैक्टीरिया आर द मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ सिंगल सेल। तो जेनेटिक मटेरियल हमने देखा, जो उनका जेनेटिक मटेरियल इज डिस्पर्स्ड इन द सेंट्रल रीजन ऑफ protoplasm, central region of cytoplasm, right children। देखिए इसमें इसको हम रब करेंगे, सेंट्रल रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, राइट। They are without a nuclear membrane,
ये ऐसे प्रोकैरियोट्स है, सो दे आर प्रोकैरियोट्स। Prokaryotes which lack a true nucleus, right children? They lack a true nucleus. So according to the 5 kingdom classification, bacteria are not plants, ना तो वो प्लांट्स हैं। क्योंकि इसका रीज़न क्या है? क्योंकि बैक्टीरिया जो हैं प्रोकैरियोटिक हैं और सिंगल सेल्ड हैं। प्रोकैरियोटिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं। सो इंस्टेड ऑफ बीइंग यूकैरियोटिक एंड मल्टीसेलुलर, राइट, दे आर प्रोकैरियोटिक सिंगल सेल्ड विद ए ट्रू न्यूक्लियस। सो इनको जो है हमने प्लांट्स में नहीं माना। तो चलिए आगे चलते हैं, अब इसका थोड़ा और देखते हैं बैक्टीरिया क्या है। सो बैक्टीरिया का जो साइज़ है, अब हम साइज़ की बात करें बैक्टीरिया के, तो दिस इज साइज़। बैक्टीरिया आर, हमें पता है, स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ऑन द अर्थ with average size of 2 micrometers long and 0.5 micrometers thick, right? So अब यहाँ पर बच्चों आपको एक माइक्रोमीटर के बारे में बता दें कि माइक्रोमीटर जो है ये 1 मिलीमीटर का 1000वां भाग होता है। अब देखिए कितने छोटे होते हैं, तो इसीलिए हम इसको माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, ठीक है। तो साइज के बाद अब हम करेंगे इनकी शेप की बात। शेप वाइज बैक्टीरिया आर यूजुअली ऑफ 4 टाइप्स। तो स्फेरिकल बैक्टीरिया दैट इज कोकाई, राइट, और स्फेरिकल बैक्टीरिया दैट इज कोकाई। ये देखिए इसका जो प्लूरल है कोकस बोल देते हैं, ये कोकाई, ये हो गए सारे। डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, डिप्लोकोकस बोलेंगे जो हमें पेयर्स में मिलेंगे, राइट। स्ट्रेप्टोकोकस बोलेंगे हम जो हमें ये देखिए चेन्स में मिलेंगे, राइट। और स्टेफाइलोकोकस बोलेंगे जो हमें बंचेस, जैसे अंगूर के गुच्छे होते हैं वैसे मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो दूसरे बैक्टीरिया हो गए दे आर रॉड शेप्ड, और हमें इनको बोल देते हैं बैसिलाई, और इसका प्लूरल हो गया बैसिलस। दीज आर रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। तो उसके बाद स्पाइरिला हो गया, स्पाइरल और ट्विस्टेड बैक्टीरिया, दीज आर गिवन हेयर, राइट, स्पाइरल शेप्ड हो गई है। तो नेक्स्ट इज विब्रियो और कॉमन शेप्ड। सो दीज आर कॉमन शेप्ड बैक्टीरिया, विब्रियो, राइट, विब्रम में बोल देते हैं। और ये जो कॉमन शेप्ड बैक्टीरिया को ये मैग्नीफाइड करके दिखाया गया है, राइट। तो ये इसके डायग्राम आपने ध्यान में रखने हैं। तो इसके बाद चलिए नेक्स्ट चलते हैं, स्ट्रक्चर। अब एक बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है? सो क्योंकि ये यूनिसेलुलर हैं, सो ईच बैक्टीरियम इज रादर अ सिंपल सेल, राइट, सिंपल सेल। हेयर इट्स डायग्राम इज गिवन। सो इट कंटेन्स द लिविंग सब्सटेंस दैट इज प्रोटोप्लाज्म, और प्रोटोप्लास्ट lying within the membrane, right? So ये देखिए ये हो गई सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पर जो है आपको मिलेगा साइटोप्लाज्म और बैक्टीरियल क्रोमोसोम। जैसा कि पहले बताया था कि सिंगल क्रोमोसोम होता है यहाँ पर, ये देखिए, राइट। तो इन सब चीज़ों सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और बैक्टीरियल क्रोमोसोम से मिलकर जो चीज़ बनती है दैट इज़ कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। सो तो यहाँ पर साइटोप्लाज्म और बैक्टीरियल क्रोमोसोम मिलेगा, जो कि एक नॉन लिविंग जो सेल वॉल है, यहाँ पर ये देखिए सेल वॉल दिखाई गई है, जो आउटर वॉल है इसकी ये वाली। तो ये क्या है? इट इज़ ए स्टिफ सेल वॉल,
डिस्ट्रक्टिव होता है इसका नेचर। तो इट इज़ मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। और इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली है, क्योंकि इट इज़ नॉट मेड ऑफ सेलुलोज, क्योंकि प्लांट्स में जो ये सेल्स की बनी होती है प्लांट सेल्स में जो ये सेलुलोज की बनी होती है, यहाँ पर जो इसकी सेल वॉल है तो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, इसको याद रखना। तो उसके बाद जो सेल वॉल के अंदर वाली जो लेयर है ये वाली, इसे बोलते हैं हम सेल मेम्ब्रेन। तो ये इमीडिएटली जो है साइटोप्लाज्म के पास सेल वॉल के अंदर मिलेगी, और ये जो साइटोप्लाज्म को घेरे रखती है। तो साइटोप्लाज्म इसके अंदर मूवमेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात और आपने ध्यान रखनी है कि देयर इज़ नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, बट अब यहाँ पे न्यूक्लियस तो नहीं है, ये देखिए नज़र नहीं आ रहा न्यूक्लियस। तो यहाँ पर हमें ये जो है क्या मिलेगा, क्रोमेटिन डीएनए मटेरियल, राइट। तो सेंट्रल रीजन में ये प्रेजेंट होता है। तो ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ए सिंगल सर्कल एंड नॉट एनक्लोज्ड इन ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसा कि मैंने पहले बताया, न्यूक्लियस इज एब्सेंट, ठीक है। तो पर ये कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे ये सेल वॉल पे, जैसे यहाँ पे ये अटैच हुआ है, तो सेल को अटैच रहता है, ठीक है। तो आगे अब हम इस साइटोप्लाज्म की बात करेंगे। तो जो ये साइटोप्लाज्म है, ये इसके अंदर वैक्यूल्स होते हैं, ये डॉटेड नज़र आ रहे हैं बड़े बड़े थोड़े से, ये वैक्यूल्स, ग्रेन्यूल्स नज़र आएंगे आपको, ये डॉटेड स्ट्रक्चर्स, एंड इन सम केसेस क्लोरोफिल भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद कई बारी जो बैक्टीरिया है, ये एक प्रोटेक्टेड इसके अंदर कवरिंग या लेयर मिल जाती है, जिसे हम कैप्सूल बोलते हैं। इट इज़ शोन हेयर, राइट। जो ये है सेल वॉल के बाहर हमें मिलेगा। तो चलिए आगे चलते हैं। अब क्या है इसके अंदर नेक्स्ट, के जो इसकी मूवमेंट है, मूवमेंट किसकी, बैक्टीरिया की, कि मोस्ट बैक्टीरिया कैन नॉट मूव अबाउट ऑन देयर ओन। तो यहाँ पे थोड़ा कटा हुआ है, तो मैं लिख दूंगा कि मोस्ट बैक्टीरिया, ये लिखा हुआ है शब्द मूवमेंट। तो मूवमेंट में क्या लिखना है कि मोस्ट बैक्टीरिया कैन नॉट मूव अबाउट ऑन देयर ओन। वो अपने आप मूवमेंट नहीं कर सकते। एंड उसके बाद यहाँ पर देखिए, दे आर ओनली पैसिवली ट्रांसपोर्टेड बाय विंड, वाटर और कॉन्टैक्ट। तो ये कैसे मूव करते हैं, हवा से, पानी से, या एक दूसरे को छूने से ये फैलते हैं, ठीक है। कि पर कुछ बैक्टीरिया दे पोजेस वन और मोर विप लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर कॉल्ड फ्लैजिला, तो विच पायर्स थ्रू द सेल वॉल एंड कैप्सूल, ठीक है। तो ये फ्लैजिला, जैसा कि हमने पिछले उस पर देखा, ये इसका प्लूरल हो गया फ्लैजिलम, ये दो दिखाए हैं तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है फ्लैजिलम। तो ये जो है पायर्स थ्रू, ये इसमें से हो देखो हो रहे हैं, सेल वॉल के थ्रू, कैप्सूल के थ्रू ये जा रहे हैं यहाँ पर, तो इसकी वजह से ये मूवमेंट करते हैं। तो फ्लैजिलरी मूवमेंट्स बोल देते हैं इसको। तो द लैशिंग मूवमेंट्स ऑफ द फ्लैजिला प्रोवाइड एक्टिव लोकोमोशन इन ए लिक्विड एनवायरनमेंट। तो जैसा इनको एनवायरनमेंट मिलेगा लिक्विड, उसमें ये इस फ्लैजिलम की से तैरते हुए नज़र आएंगे, ठीक है। तो उसके बाद ये बैक्टीरिया क्योंकि लिविंग हैं, तो ये कैसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। मोस्ट बैक्टीरिया हैव नो क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल नहीं होता, तो फिर इसका मतलब है दे आर डिपेंडेंट ऑन रेडीमेड फूड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। तो दैट्स वाई दे आर हेटेरोट्रॉफिक इन नेचर।
तो यहाँ पर हम इसको दो कैटेगरीज या दो भागों में बांट सकते हैं। तो एक हो गया सैप्रोफिटिक, के जो सैप्रोफिटिक का मतलब आपको पता है कि विच ड्रा नरिशमेंट फ्रॉम डिकेड ऑर्गेनिजम्स और डेड सेल्स, राइट। तो दूसरा हो गया ये पैरासिटिक, के दूसरी बॉडी में ये रहते हैं ड्राइंग नरिशमेंट फ्रॉम द बॉडी ऑफ अदर लिविंग होस्ट, राइट। सो ये दो तरह के हो गए अब यहाँ पर। तो द बैक्टीरिया जो है सिक्रीट पावरफुल एंजाइम फ्रॉम देयर सेल्स इनटू द सराउंडिंग फूड कंटेनिंग मटेरियल। जो इनके आसपास जो फूड वाला जो कंटेनिंग मटेरियल होगा, ये उसमें पावरफुल एंजाइम जो है सिक्रीट करेंगे, कहाँ से, अपनी सेल से। सो ये जो एंजाइम है, दीज एंजाइम्स विल मेक फूड मटेरियल सॉल्युबल विच इज़ देन एब्जॉर्ब्ड एज ए सोल्यूशन इनटू द बैक्टीरियल सेल। तो ऐसे ये अपना भोजन या न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। तो अब क्योंकि लिविंग हैं, सो दे आल्सो रेस्पायर। रेस्पिरेशन कैसे करते हैं? सम बैक्टीरिया रेस्पायर बाय एब्जॉर्बिंग एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, ये एरोबिक कहलाएंगे यहाँ पर। जब वे एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को यूटिलाइज करेंगे देन दे आर कॉल्ड एरोबिक। तो कुछ ऐसे भी हैं विच नीड नो फ्री ऑक्सीजन, तो वो हो गए एनाएरोबिक, ठीक है। द एनाएरोबिक बैक्टीरिया आर किल्ड इफ़ एक्सपोज टू एयर, क्योंकि ये इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए ऑक्सीजन इनके लिए घातक है। जब ये एयर में आएंगे तो ये ख़त्म हो जाएंगे। तो बैक्टीरिया को किल करने का ये भी एक तरीका है। नेक्स्ट देखते हैं हम आगे। अब तो रिप्रोडक्शन, अब क्या ये रिप्रोड्यूस भी करते हैं? सो यस, बैक्टीरिया पोजेसेस रिप्रोडक्शन, शोज रिप्रोडक्शन। सो रिप्रोडक्शन, तो इसमें सिर्फ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और इस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है? बाय मीन्स ऑफ फिशन और सेल डिवीज़न, राइट, फिशन और सेल डिवीज़न। सो ये कैसे होता है फिशन के? द सर्कुलर डीएनए, जो हमें जैसा कि हमने पीछे पढ़ा कि डीएनए होता है इसके अंदर, तो ये जो सर्कुलर डीएनए है, तो ये देखिए डीएनए है, तो ये डीएनए जो है यहाँ पर डुप्लीकेट होना, ये एक है, ये देखिए यहाँ पर ये जो है इसकी कॉपी बननी शुरू हो गई, कॉपी डीएनए। तो ये देखिए यहाँ पर अलग अलग हो गया, ये ओरिजिनल डीएनए है और ये जो है कॉपी डीएनए है, इसकी कॉपी है। तो यहाँ पर एक सेल में ये चल रहा है, यहाँ पर ये जो है अब दो सेल्स बन गए, तो इसका मतलब ये रिप्रोड्यूस हो चुका कि द सेल एक्सपेंड्स एंड द टू डीएनए आर पुल्ड अपार्ट, ठीक है। डीएनए डुप्लीकेट करता है, सेल एक्सपेंड करेगी और जो दो डीएनए हैं एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? द सेल कंस्ट्रिक्ट्स एट द मिडल सेपरेटिंग द टू, जैसा कि यहाँ पे मैंने बताया कि ये मिडल पे, यहाँ पे देखिए ये जो है टूट गई है। Depending upon the type of bacteria, the two daughter cells may either remain attached or may separate from each other as a independent cells, right? ये इनकी अब मर्जी है कि वो अटैच भी रहें या इंडिपेंडेंट हो जाए। तो एक चीज़ बच्चों जो आपने याद रखनी है कि ये जो बैक्टीरिया हैं, जैसा कि आपको पता ही होगा, नोटिस भी करते होंगे, देखते भी होंगे, जब बीमार होते हैं तो बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस वेरी फास्ट। सो जब इनको आइडियल कंडीशन मिल जाए फिर इनकी ग्रोथ को रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये जो हैं प्रत्येक हाफ एन आवर में ये डबल होते जाते हैं। तो अगर ये इस रेट पे बढ़ते हैं कि जो सिंगल बैक्टीरियम जो होगा वो 24 घंटों में लगभग इतने बैक्टीरिया में बन चुका, राइट। इतने सारे बैक्टीरिया, अब आप अंदाज़ा लगा लें कि हम एक बार इनके संपर्क में आने पर इतनी जल्दी जो है बीमार क्यों पड़ जाते हैं। सो दिस इज़ देयर ग्रोथ रेट। तो अब हमने पढ़ा कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है बैक्टीरिया में, तो क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है? सो हाईली प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसमें मिलती है बैक्टीरिया में, वो भी कुछ बैक्टीरिया में, ज़्यादा में नहीं। तो
पर यहाँ पर ये देखा गया है कि इट इज़ एक्सट्रीमली वेरी सिंपल। तो इसमें क्या करते हैं, इन दिस मेथड 2 बैक्टीरिया ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स, अलग अलग स्ट्रेन्स के होंगे, पर इसमें एक चीज़ कॉमन रहेगी, क्या कि जो उनकी स्पीशीज़ है सेम स्पीशीज़ के होंगे। तो वो दोनों जो है एक दूसरे के संपर्क में आएंगे, तो वहाँ पे जो प्रोसेस होगा जब वो एक दूसरे के संपर्क में आएंगे, तो दैट इज़ कॉल्ड कंजुगेशन। तो उसमें क्या होगा कि जो प्लाज्मिड है, कि प्लाज्मिड किसे बोलेंगे हम, कि प्लाज्मिड अ स्मॉल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, जैसा हमने देखा है, जो कि डिफरेंट है किससे, क्रोमोसोमल डीएनए से। तो जो डोनर जो प्लाज्मिड को देगा रेसिपिएंट में, वो चला जाएगा थ्रू ए होलो ट्यूब लाइक एक्सटेंशन ऑफ द डोनर सेल, राइट। तो ये देखिए यहाँ पर, तो ये था जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो काफ़ी कम मिलता है। अब आता है कि स्पोर्स के थ्रू, के जो स्पोर्स हैं, व्हेन अनफेवरेबल कंडीशन सेट इन सच एज द ड्राइंग अप ऑफ वेजिटेशन। अब पीछे हमने देखा फेवरेबल कंडीशन में, अब ये हो गया अनफेवरेबल कंडीशन में, कि मान लो वेजिटेशन ड्राई हो गया, बैक्टीरिया सेल ड्रा इट्स कंटेंट इनटू ए स्फेरिकल मास विच बिकम्स सराउंडेड बाय अ थिक हार्ड प्रोटेक्टिव वॉल। तो दिस लिटिल राउंडेड बॉडी इज कॉल्ड अ स्पोर। तो ये देखिए यहाँ पर, ए बैक्टीरियम फॉर्मिंग ए स्पोर इनसाइड इटसेल्फ। तो ये बैक्टीरियल वॉल होगी। तो यहाँ पर इसने एक अपना स्पोर बना लिया, राउंड जो है राउंडेड बॉडी, दैट इज़ कॉल्ड स्पोर। तो ये जो है ये इस स्पोर की वॉल है, दैट इज़ कॉल्ड स्पोर वॉल। तो ये जो है बाद में जाकर ये फ्री हो जाता है, व्हेन द सेल वॉल रप्चर्स, जब ये सेल वॉल फटेगी तो ये फ्री हो जाएगा। सच स्पोर्स आर यूजली द रेस्टिंग स्टेजेस विच कैन विदस्टैंड द अनफेवरेबल कंडीशंस, ठीक है। तो क्योंकि ये अनफेवरेबल कंडीशंस में सर्वाइव कर रहे हैं, दैट्स वाई दे आर टफ। तो ये क्या करते हैं, दे कैन टॉलरेट एक्सट्रीम ड्राइनेस, सूखापन जो है, ड्राइनेस, मॉइस्चर ना भी, वैसे ये मॉइस्चर में क्रिया करते हैं, बट जब ये इनको मॉइस्चर नहीं मिलेगी तो ये उस कंडीशन में भी जो है टॉलरेट कर लेते हैं। तो सम कैन नॉट बी किल्ड, तो इस कंडीशन में ये नहीं कुछ मारे नहीं जाएंगे, इवन द टेम्परेचर्स ऑफ बॉइलिंग वाटर और फ्रोजन आइस। तो अब हमें भी देखने को सुनने को मिलता है, कई बार ये गर्म पानी की झील्स में, लेक्स में भी मिलते हैं, और ठंडी आइस वाले जगह पर भी मिलते हैं। तो कई बार ये पॉइजनस केमिकल्स को भी टॉलरेट कर जाते हैं। तो क्या है इसका कारण, स्पोर। द स्पोर्स कैन बी कैरिड फार एंड वाइड बाय वेरियस मीन्स। तो स्पोर जैसे विंड, वाटर और कांटेक्ट से फैलते हैं, और जब इनको फिर फेवरेबल कंडीशन मिल जाती हैं तो वहाँ पे जो ये क्या करते हैं, जर्मिनेट। तो जो उनका जो डोरमेंट प्रोटोप्लाज्म होगा वो एक्टिव हो जाएगा, डोरमेंट जो सुषुप्त होगा वो अब एक्टिव हो जाएगा, एंड स्ट्रीम्स आउट ऑफ द रप्चर्ड वॉल इन द फॉर्म ऑफ ए न्यू बैक्टीरिया, ठीक है। तो सुषुप्त मतलब ख़त्म होने के बाद भी ये सर्वाइव कर जाते हैं। तो ये जो स्पोर फॉर्मेशन है, तो ये जो है ये मेथड एक रिप्रोडक्शन का मेथड नहीं है, बट सिंपली ए मेथड ऑफ एस्केपिंग द अनफेवरेबल कंडीशंस। तो ये जो अनफेवरेबल कंडीशंस को ये कॉप अप विद करते हैं, लड़ते हैं, किसके थ्रू करते हैं, तो ये स्पोर के थ्रू करते हैं, ठीक है। तो ये था स्पोर का। तो चलिए आगे अब और बढ़ते हैं थोड़ा इसमें। तो अब हम बैक्टीरिया करते रहते हैं कि क्या इनका कोई यूज़फुल रोल भी है हमारी लाइफ में। तो यूज़फुल रोल है जी, बिल्कुल है। क्या है वो, कि बैक्टीरिया जो है सबसे पहले दवाइयों में, मेडिसिन में यूज़ करते हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक्स बनाने में, सीरम बनाने में और वैक्सीन बनाने में। ये आपने सुना होगा। तो छोटी क्लासेस में
तो देखिए सबसे पहले जो अब आएगा एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक क्या है? एन एंटीबायोटिक इज़ ए केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ये मिलता है विच कैन स्टॉप द ग्रोथ ऑफ सम डिजीज प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया एंड फंगी। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलेगा जो कि बैक्टीरिया और फंगी या फंगाई या फंगस की जो है उसकी ग्रोथ को ये रोक देता है। ठीक है, तो आज के इस युग में हमें बहुत सारे एंटीबायोटिक्स जो हैं प्रचलन में आ चुके हैं, जो कि अलग अलग तरह के इन्फेक्शंस से हमारी रक्षा करते हैं। तो इनमें से मेनली क्या है? स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरोमाइसिटिन, टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन एंड सो ऑन। बहुत बड़ी रेंज है इनकी, आगे पढ़ते जाओगे तो आपको पता चलता जाएगा। तो इसकी शुरुआत बच्चों कहाँ से हुई? तो इसकी शुरुआत हुई सबसे पहले जो हुआ वो था पेनिसिलिन। तो ये एंटीबायोटिक था सबसे पहला पेनिसिलिन। तो ये बनाया किससे गया था? एक फंगस से। किसने बनाया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कब बनाया? 1929 में। ठीक है, तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि उस टाइम के जो बैक्टीरिया, जो उन्होंने एक कल्चर था उसमें बैक्टीरिया प्रोड्यूस हो रहे थे, तो एक्सीडेंटल कंटामिनेशन हुई ऑफ ए मोल्ड पेनिसिलियम क्राइसोगेनम की, जो फॉर्मरली जो पहले उन्होंने नाम दिया तो पेनिसिलियम नोटेटम था इसका नाम। ठीक है, तो उसने जो ब्रेड मोल्ड में देखा कि ब्रेड मोल्ड प्रोड्यूस ए सब्सटेंस विच सप्रेस द ग्रोथ ऑफ मैनी बैक्टीरिया। द सब्सटेंस वाज नेम्ड एज पेनिसिलिन। जो फर्स्ट एंटीबायोटिक जो इसको नाम दिया गया मेडिकल यूज़ के लिए। बट रिमेंबर, जो आपने ये ध्यान में रखना है, पेनिसिलिन इज़ द प्रोडक्ट ऑफ ए मोल्ड, फंगस का है और नॉट ऑफ ए बैक्टीरियम। तो यहाँ पर जो पहला जो हमें मिला वो फंगस से मिला, बैक्टीरिया से नहीं मिला। तो द एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन वाज डिस्कवर्ड नेक्स्ट बाय सैलमन वैक्समैन इन ए सिमिलर वे। इट सोर्स ऑर्गेनिज्म वाज द बैक्टीरियम। तो ये जो है बैक्टीरिया से मिला, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेशियस, राइट। तो कुछ जो आपको वेल नोन एंटीबायोटिक्स जो आप डेली लाइफ में देखते होंगे, तो इनमें से बताते हैं आपको। सबसे पहला आ गया पेनिसिलिन। सोर्स क्या है इसका? ए मोल्ड पेनिसिलियम क्राइसोगेनम। तो कहाँ पे यूज़ होता है? किस किस बीमारी में? टेटेनस और डिप्थीरिया में। दूसरा जो अगला मिला हमें स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस। तो ये कहाँ पे यूज़ होता है? टीबी की बीमारी के उपचार के लिए, इलाज के लिए, ट्यूबरकुलोसिस के। उसके बाद क्लोरोटेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिस ऑरिफेसिस, तो इसको जो यूज़ हुआ टाइफाइड में। रिथ्रोमाइसिन, सेकेरोप्लाइसोरा पॉलीस्पोरा एरिथ्रिका। ठीक है, तो ये हमें किस रिकेटस से बचाता है? रिकेटस फीवर से। ठीक है, रिकेटस मतलब हड्डियों का मुड़ जाना। तो अब जो ठीक है एंटीबायोटिक हमें मिले हैं पर हमने खोजे हैं, तो क्या इनके लिए कोई क्राइटेरिया भी बना है? तो यस, डेफिनेटली बना है कि इट शुड बी एबल टू किल वैरायटी ऑफ डिसीज प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सो दे आर कॉल्ड ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। तो इट शुड नॉट प्रोड्यूस अनडिज़ायरेबल साइड इफ़ेक्ट्स। तो मतलब जहाँ ये हमें कोई बेनिफिट दे रहा है उसके साथ साथ कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं पैदा कर रहा। तो ऐसा भी इसका एक क्राइटेरिया जो है बनाया गया है इसको नोटिस करने का। तो इट शुड नॉट किल नॉर्मल बैक्टीरिया ऑफ द होस्ट। क्या ये कुछ जो हमारे यूजफुल बैक्टीरिया हैं जहाँ पे यूज़ करना है इसको, क्या ये उनको तो नहीं ख़त्म कर रहा? ये भी एक क्राइटेरिया है। तो इन 3 क्राइटेरिया पे इसको जज किया जाता है। तो अदर यूजेस ऑफ एंटीबायोटिक्स, तो इनको हम और कहाँ, बीमारी के अलावा और कहाँ यूज़ कर सकते हैं? तो इनको हम एज फूड प्रिजर्वेटिव्स फॉर फ्रेश मीट्स एंड फिश के बचाने के लिए यूज़ कर सकते हैं।
उनको लंबे टाइम तक रखने के लिए। तो एनिमल फीड को जो है ट्रीट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं एज एनिमल फीड। कंट्रोलिंग पैथोजेंस को भी हम इससे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये थे एंटीबायोटिक्स के यूजेस। तो उसके बाद जो अगली चीज़ हमने पढ़नी है बच्चों, दैट इज़ कॉल्ड सीरम। तो सीरम के बारे में भी आप सुनते रहते होंगे कि व्हाट आर द सीरम। तो यहाँ हम डिटेल में थोड़ा करेंगे इसको। सीरम क्या है कि सीरम एक्चुअली मीन्स ब्लड प्लाज्मा फ्रॉम विच फिब्रिनोजन हैज़ बीन रिमूव्ड। तो हमारे ब्लड प्लाज्मा का में से जब हम फिब्रिनोजन को रिमूव कर देते हैं तो that becomes serum, right? It may contain numerous chemical substances including antibodies, antitoxins। तो सीरम में बहुत सारे न्यूमरस केमिकल सब्सटेंसेस हमें मिलते हैं। दे आर कॉल्ड इंक्लूडिंग द एंटीबॉडीज और एंटीटॉक्सिन। तो टॉक्सिन्स क्या हैं? तो जब हमें टॉक्सिन का मतलब पता होगा तभी हम एंटीटॉक्सिन का मतलब यहाँ पर समझ पाएंगे। टॉक्सिन क्या है कि दे आर द पॉइजनस प्रोटीन्स रिलीज्ड बाय पैथोजेनिक बैक्टीरिया। जो हमारे बॉडी में पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो पॉइजनस प्रोटीन्स रिलीज करते हैं उनको बोलते हैं हम टॉक्सिन्स। ड्यूरिंग देयर ग्रोथ और अपॉन देयर ब्रेकडाउन आफ्टर दे डाई। तो ये कब मतलब जब ये बैक्टीरिया ग्रो करते हैं या जब इनका ब्रेकडाउन हो रहा है, इनकी डेथ हो रही है, तो उस टाइम पे ये टॉक्सिन रिलीज करते हैं। तो उससे कोप अप करने के लिए एंटीटॉक्सिन जो बनाया जाता है, जो बनता है, इज़ ए सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड इन एनिमल बॉडीज विच रिएक्ट्स विद पॉइजन। तो इस टॉक्सिन के असर को ख़त्म करने के लिए बॉडी प्रोड्यूस करती है एंटीटॉक्सिन। ठीक है, जो अब हमारी बॉडी में जर्म्स एंटर करते हैं तो वो टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं। तो उससे लड़ने के लिए जो हमारी बॉडी चीज़ जिसको यूटिलाइज बनाती है, दैट इज़ एंटीटॉक्सिन। तो अब यहाँ पर आप सोच रहे हो कि इसका मतलब क्या है कि जो सीरम है, सीरम जो सीरम्स कॉन्टेन एंटीटॉक्सिन। ठीक है, केमिकल सब्सटेंसेस फॉर ए पर्टिकुलर पैथोजन। हर एक पैथोजन के लिए अलग अलग एंटीटॉक्सिन बनेगा जो उससे लड़ने के लिए। ठीक है, तो सीरम्स आर यूज्ड एज ए प्रिवेंटिव मेजर अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्वेजन। तो बॉडी जो सीरम हैं वो दे आर यूज्ड एज प्रिवेंटिव मेजर, राइट? For preparing serum, a small dose of bacterial toxin is introduced into the blood of a healthy animal such as horse or cow. The body produces antitoxin to neutralize the effect of toxin. So, after several injections of same toxin, the blood of such animal is taken out. On chilling, it clears as straw-colored liquid, which separates out from the clot and hence it is called serum। तो सीरम बनाने का ये तरीका है। ठीक है, तो ऐसे ही जो स्नेक बाइट ट्रीटमेंट होती है, इसमें क्या होता है कि इंजेक्टिंग द पर्टिकुलर एंटी वेनम प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द ब्लड ऑफ द हॉर्सेस एटसेट्रा इन द सेम मैनर एज गिवन अबव। तो स्नेक बाइट के लिए भी ऐसे ही जो है सीरम बनाया जाता है। ठीक है, तो ये सब किस में होता है? ये सब साइंस की ब्रांच है, दैट इज़ जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो इसी ने ये चीज़ पॉसिबल बनाई है। तो यहाँ इसका क्या मतलब है कि इट हैज़ मेड इट पॉसिबल टू इंट्रोड्यूस ह्यूमन जीन्स इन सर्टेन बैक्टीरिया लाइक ई कोलाई और एशेरिया कोलाई। These bacterial cultures grow very rapidly। जो ये ई कोलाई के कल्चर्स हैं ये बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। द पर्टिकुलर जीन डिपेंडेंट प्रोड्यूसेस आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस बैक्टीरिया। तो जो पर्टिकुलर जीन होगा और इसको जो है इस बैक्टीरिया से एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। तो हार्मोन इंसुलिन, जो इसका एग्जांपल सबसे बड़ा है, जो इंसुलिन जो डायबिटीज़ की दवाई के ट्रीटमेंट के लिए देते हैं। तो ये सबसे पहले
बनाया गया था, किसके द्वारा? ई कोलाई के कल्चर द्वारा। ठीक है, तो कुछ और सीरम कंपाउंड्स हैं। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हीमोफीलिया, जो बीमारी है उसकी ट्रीटमेंट के लिए जो है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 बनाया जाता है इसी प्रोसेस से। फैक्टर 9 जो है हीमोफीलिया बी की ट्रीटमेंट के लिए बनाया जाता है। ठीक है, तो ये था अब सीरम के बारे में जो हमने डिटेल में पढ़ लिया। तो आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्या है बच्चों के सीरम से चलते हुए अब हम पहुंच गए हैं अपनी वैक्सीन्स पे, इंजेक्शन, टीके, वैक्सीन, राइट। के अब प्रिपरेशन कंसिस्टिंग ऑफ वीकेंड जर्म्स और डेड जर्म सब्सटेंसेस इज कॉल्ड वैक्सीन। तो के जो डेड जर्म्स और वीकेंड जर्म को से बनाई जाने वाली चीज़ जो होती है उसे बोलते हैं हम वैक्सीन। तो इसी से बनता है, वैक्सीन से निकलती है टर्म वैक्सीनेशन, टीकाकरण। इंट्रोडक्शन ऑफ वीकेंड जर्म्स और डेड जर्म्स सब्सटेंसेस इनटू द बॉडी फॉर डेवलपिंग रेजिस्टेंस टू ए पर्टिकुलर डिसीज। तो इसलिए ये जो है हमें इंजेक्शन बचपन से ही लगने शुरू हो जाते हैं कि जो वीकेंड जर्म्स से बनाए जाते हैं, डेड जर्म से बनाए जाते हैं। तो ये जो इंजेक्शन है आपको पता है क्योंकि आप बचपन से लगवाते आ रहे हो कि वैरायटी ऑफ डिजीज़ के लिए उपलब्ध हैं। कोलेरा, टाइफॉइड, मीजल्स, सम चिकन पॉक्स, ये कुछ कॉमन बीमारियां हैं कि जब हम बॉडी में इंजेक्ट करते हैं इन वैक्सीन्स को तो हमारी बॉडी हमारी बॉडी में जो डिसीज़ आ जाती है माइल्ड फॉर्म में। ठीक है, और इस माइल्ड फॉर्म से क्या करती है हमारी बॉडी? स्टिमुलेट हो जाती है एंटीटॉक्सिन प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, द एंटीटॉक्सिन प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट एनी फ्यूचर अटैक ऑफ द पर्टिकुलर डिजीज जर्म्स। तो एक बार इंजेक्शन लगवा लेने से हम फिर ताउम्र इस बीमारियों से बचे रहते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी में एंटीटॉक्सिन प्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, तो 2 कॉमन वैक्सीन्स ऑब्टेन्ड बाय ग्रोइंग बैक्टीरिया आर एज फॉलोज। तो सबसे पहला हो गया टाइफाइड के लिए टैब वैक्सीन, और बैक्टीरिया BCG बेसिलस कामेट ग्योरिन, ये भी हमारा ट्यूबरक्लोसिस से बचने का इंजेक्शन है जो आपको बचपन जन्म के तुरंत बाद जो है BCG का इंजेक्शन दिया जाता है। ठीक है, तो बच्चों एक चीज़ और आपने यहाँ तक पढ़नी है ताकि आपको हेल्प मिल सके, तो दैट इज़ टॉक्सॉइड्स। सो ये टॉक्सॉइड्स क्या हैं कि टॉक्सॉइड्स आर द इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन ऑफ द पर्टिकुलर बैक्टीरिया। तो पर्टिकुलर बैक्टीरिया के इनएक्टिव जो टॉक्सिन वो प्रोड्यूस करता है उनको इनएक्टिवेट कर दिया जाता है, विच कैन स्टिल स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ रिस्पेक्टिव एंटीबॉडीज़। तो इस इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन के अगेंस्ट जो है हमारी बॉडी स्टिमुलेट होती है क्या करने के लिए? रिस्पेक्टिव एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो उससे हमें क्या मिलती है? फिर हमारी बॉडी को इम्यूनिटी मिलती है कि जैसे हमें डिप्थीरिया और टेटेनस जो ये हैं उसको बोलते हैं हम टॉक्सॉइड्स। ठीक है, ये हो गए वैक्सीन्स, ये हो गए टॉक्सॉइड्स। तो ये टर्म्स आपने याद रखनी है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यूज। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। तो बच्चों अब हम देखेंगे कि क्या इस बैक्टीरिया का एग्रीकल्चर में कोई रोल है। तो यस, दे हैव ए डेफिनेट रोल इन द एग्रीकल्चर। तो सबसे पहला जो आम रोल है, इसका खास रोल है, दैट इज़ नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो जो सॉइल बैक्टीरिया, स्पेशल कैटेगरी के बैक्टीरिया जिसको हम बोलते हैं राइजोबियम, तो ये कहाँ पे मिलते हैं? जो रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स सच एज बीन्स के रूट्स में, जो रूट नोड्यूल्स में जो बैक्टीरिया मिलते हैं उनको बोलते हैं राइजोबियम।
तो ये क्या करते हैं, दिस बैक्टीरिया पिकअप फ्री नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉयल, सॉयल की जो नाइट्रोजन है, फ्री नाइट्रोजन सॉयल में अवेलेबल है और एटमॉस्फेयर में है जो नाइट्रोजन, तो इसको जो है सॉल्युबल नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं। देखा कितना वेरी इंपॉर्टेंट रोल है इनका। सो ये जो नाइट्रेट्स हैं, तो इसको जो है होस्ट प्लांट जिसकी जड़ों में ये रह रहे हैं वो इसको यूज़ करते हैं। सो ये ना सिर्फ ये होस्ट प्लांट करेंगे कि बाकी उनके साथ जो प्लांट्स ग्रो करते हैं वो भी इसको जो है यूज़ कर लेते हैं। तो ये दिखाया है कि सर्टेन फ्री लिविंग बैक्टीरिया जो हैं, ये देखिए ऑन द सॉयल लाइक एजोटोबैक्टर और क्लोस्ट्रीडियम, तो ये जो है फ्री नाइट्रोजन को यूज़ करते हैं सॉयल की और एंड कन्वर्ट इट इनटू अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं विद हाइड्रोजन, विच इन टर्न अमोनिया में क्या होती है NH3, अमोनिया का फार्मूला NH3, तो इसके साथ हाइड्रोजन है, तो जो कि अमाइनो एसिड्स में बदल जाती है और नाइट्रेट्स में मिलती है, जो कि सॉइल को इससे भरपूर कर देते हैं अमाइनो एसिड्स और नाइट्रेट से, जो कि जब हम प्लांट्स को यूज़ करते हैं, उनके प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं, तो हमारी बॉडी के लिए पहुंच जाती है। तो उसके बाद चलते हैं बच्चों नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, दीज आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, के जो प्लांट्स हैं उनको नाइट्रोजन की बहुत ज़रूरत होती है, किस लिए, ताकि वे प्रोटीन को सिंथेसाइज कर सकते हैं। नाइट्रोजन प्रोटीन्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बट दे कैन नॉट मेक यूज़ ऑफ द फ्री एटमॉस्फेरिक, नाइट्रोजन को यूज़ नहीं कर सकते वो डायरेक्टली, तो फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को तो कहाँ से यूज़ करते हैं फिर, दे ऑब्टेन इट ओनली इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स, नाइट्रेट्स में मिलती है। कहाँ से मिलते हैं नाइट्रेट, जो हमें सॉइल से थ्रू देयर रूट्स। तो ये जो नाइट्रेट्स हैं सॉइल में किसके द्वारा आते हैं, किसके द्वारा डाले जाते हैं, तो ये जो डाले जाते हैं बैक्टीरिया के द्वारा, जैसा हमने पीछे पढ़ा राइजोबियम, और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम नाइट्रिफिकेशन, और ये जो बैक्टीरिया काम करते हैं उसको बोलते हैं हम नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। सो फॉर दिस सम बैक्टीरिया, तो इसके लिए क्या करते हैं, जो नाइट्रोजनस वेस्ट ऑफ एनिमल जो उसमें जाता है सॉइल में, उसको जो है कन्वर्ट कर देते हैं, और जो डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स हैं उनको भी किस में कन्वर्ट कर देते हैं, अमोनिया में। जो प्लांट्स या डेड एनिमल्स, डेड प्लांट्स हैं, उनके रिमेन्स को वो अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अमोनिया उसके बाद अमोनियम कंपाउंड्स में बदल दी जाती है, और उसके बाद जो पहली चीज़ बनेगी वो होगी नाइट्राइट्स। उसको कौन कन्वर्ट करेगा, बैक्टीरिया। सो उसके बाद उसको बोलेंगे नाइट्रोसोमोनास बाय बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया जो नाइट्राइट्स में बदलेंगे उसको बोलेंगे नाइट्रोसोमोनास। तो उसके बाद नाइट्रेट में बदल देंगे तो उस बैक्टीरिया बोलेंगे नाइट्रोबैक्टर। जो नाइट्राइट में बदलते हैं वो हो गए नाइट्रोसोमोनास, जो नाइट्रेट्स में बदलते हैं वो हो गए नाइट्रोबैक्टर। तो ये जो सर्कल है, ये हर एक स्टेप जो है एक खास बैक्टीरिया द्वारा किया जाता है। तो ये जो है आपको दिखाया है नाइट्रोजन का साइकिल। तो ये देखिए, ये हो गए प्लांट की हो गई डेथ में जो है डिके ऑफ लिविंग मैटर मिल गया, एनिमल्स की हो गई डेथ। तो ये जो बैक्टीरिया ने इसको कन्वर्ट कर दिया अमोनिया में, अमोनिया को ब्रेकअप कर दिया नाइट्राइट्स में और नाइट्रेट्स में। ये फिर सर्कल चल पड़ा, यहाँ पे ये चीज़ हमें सॉइल में मिलेगी। तो यहाँ से फिर डीनाइट्रिफिकेशन हो जाती है, और जो फिर यहाँ पर इंडस्ट्रियल फिक्सेशन में ये काम आ जाती है अमोनिया, और बायोलॉजिकल फिक्सेशन जो है राइजोबियम बैक्टीरिया से ये फिर चल पड़ता है प्रोसेस, ऐसे ही घूमता ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर रहे हैं यहाँ पे बायोलॉजिकल फिक्सेशन में। तो ये डेड ऑर्गेनिक से ऐसे सर्कल जो है ये चल रहा है। आपने ध्यान से इसको देखना है और ड्रा करना है। नेक्स्ट देखते हैं
अब ये पीछे हमने पढ़ा नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के बारे में। अब हम बताते हैं आपको कि जो ये बैक्टीरिया हैं ये भी सॉइल में ही प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या करते हैं, सॉइल नाइट्रेट्स को जो है ब्रेक डाउन कर देते हैं। उससे क्या होता है, ब्रेक डाउन होने से क्या निकलती है, नाइट्रोजन गैस निकलती है N2, तो जो कि फिर एटमॉस्फेयर में एंटर हो जाती है। तो पीछे हमने पढ़ा प्रोसीडोमोनास, जो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हमने सर पे उस पर पढ़ा, राइट। तो चलिए आगे नेक्स्ट करते हैं। तो एक चीज़ आती है कि डीके एंड प्यूट्रीफेक्शन बाय बैक्टीरिया। तो इसको थोड़ा ध्यान से देख लिए कि डीके एंड प्यूट्रीफेक्शन आर द ग्रेटेस्ट यूसेस ऑफ बैक्टीरिया इन नेचर, के थाउजेंड्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर डाइंग, जो मर जाते हैं प्लांट्स और एनिमल्स, और फिर उनको जो है सॉइल में दब जाते हैं, दबा दिया जाता है, ठीक है। तो और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी हैं वो भी अपना एक्सक्रीटा रिलीज़ करते हैं। तो बैक्टीरिया इन दोनों के ऊपर करते हैं अपनी क्रिया, रिएक्शन करते हैं डेड बॉडीज़ के ऊपर भी और एक्सक्रीटा के ऊपर भी, और उनको ब्रेक डाउन कर देते हैं सिंपल केमिकल कंपाउंड्स में। तो ये सिंपल केमिकल कंपाउंड्स क्या हैं बच्चों, नाइट्रेट्स, सल्फेट्स, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो है फिर यूज हो जाते हैं किसके द्वारा, प्लांट्स के द्वारा, दे फॉर देयर ग्रोथ। तो यहाँ पे एक शब्द यूज हुआ डीके। डीके क्या है, डीके इज द कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय बैक्टीरिया विदाउट गिविंग आउट ए फाउल स्मेल। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छी क्रिया है कि फाउल स्मेल नहीं आती और जो है कंप्लीट ब्रेक डाउन हो जाता है। कि मान लो काऊ डंग है, तो गाय का गोबर है, तो अगर ये खुला पड़े रहेगा मिट्टी में तो ये कुछ ही दिनों में जो है सॉइल में बदल दिया जाता है, किसके द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा, विदाउट फाउल स्मेल। तो इसी तरह प्यूट्रीफेक्शन इज द इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय बैक्टीरिया एमिटिंग ए फाउल स्मेल। तो यहाँ पर फाउल स्मेल नहीं आ रही थी, यहाँ पर इनकम्प्लीट है तो इसलिए फाउल स्मेल आएगी। तो अब आपने ये कहाँ पे देखा होगा, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में जो बिग सिटीज़ में है। तो यहाँ पर ह्यूमन एक्सक्रीटा जो कंप्लीट होता है तो ये डिकम्पोज किया जाता है किसके द्वारा, जो है सीवेज बैक्टीरिया के द्वारा, ठीक है। तो सीवेज बैक्टीरिया के द्वारा जब ये होता है तो यहाँ पर एक गैस प्रोड्यूस होती है। तो इसको जो है फिर गैस को कलेक्ट करते हैं किसके लिए, फॉर कुकिंग के लिए, और लिक्विड सॉलिड प्रोडक्ट्स जो हैं यहाँ पर बचते हैं कि दे आर जो गोबर गैस है बायोगैस प्लांट्स में यूज़ कर लिए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि हमने पीछे पढ़ा कि सिंथेसिस ऑफ विटामिन्स एंड डाइजेशन कैसे होती है। तो विटामिन्स, तो सिंथेसिस ऑफ विटामिन्स एंड डाइजेशन। तो यहाँ पे कि जो बैक्टीरिया हैं कि हमारी जो इंटेस्टाइन में रहते हैं, तो यहाँ पर वो कुछ विटामिन्स की सिंथेसिस, जैसे बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन के इन दोनों विटामिन्स की सिंथेसिस में ये जो है हेल्प करते हैं। ये ध्यान रखना आपने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, जो घास फूस पे डिपेंड हैं, तो वहाँ पर बैक्टीरिया जो है सेलुलोज की डाइजेशन ऑफ सेलुलोज, गाय भैंस जैसे एनिमल्स जो प्लांट्स में निर्भर हैं तो उनके जो इंटेस्टाइन में वो सेलुलोज की डाइजेशन में हेल्प करते हैं।
तो अब हम देखेंगे कि बैक्टीरिया का रोल इंडस्ट्री में क्या है। तो बैक्टीरिया है वेरी एक्सटेंसिव यूज़ इन द इंडस्ट्री, एक्सटेंसिवली यूज़ किए जाते हैं। क्या सर्टेन टाइप ऑफ मेडिसिन के बारे में आपने पहले ही पढ़ा, और जैसे चाय, अलग अलग तरह की चाय के बनाने के लिए भी बैक्टीरिया को उसको यूज़ होता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम टी क्यूरिंग, और लेदर टैनिंग, चमड़े की रंगाई में भी इसका यूज़ होता है, किसका, बैक्टीरिया का। उसके बाद स्पॉइलेज ऑफ फूड। अब बैक्टीरिया जो है ना सिर्फ यूज़फुल है बल्कि नुकसानदायक भी है। जैसे दे स्पॉइल आवर फूड, स्पॉइल कुक्ड फूड को वो ख़राब कर देते हैं अगर पड़ा रह जाए बाहर, फ्रिज में ना रखे। मिल्क, फ्रूट्स, ये सब चीज़ों, वेजिटेबल्स को डीके के द्वारा या फर्मेंटेशन के द्वारा ये ख़राब कर देते हैं, खासकर समर सीजन के दौरान। तो ये जो है कई बार ये फूड पॉइजनिंग में भी बड़े सहायक होते हैं, फूड पॉइजनिंग करते हैं। तो इसमें एक डिसीज़ आ जाती है बोटुलिज्म। इट इज़ ए वेरी सीरियस फूड पॉइजनिंग डिसीज़ ड्यू टू ए स्पेशल बैक्टीरियम समटाइम्स फाउंड इन टिन्ड एंड सील्ड फूड्स में भी ये मिलता है। द अफेक्टेड कैंस गेट डिस्टेंडेड एट देयर एंड्स विद गैस which gushes out on opening. Such suspected cans or tins of food should be completely discarded. Therefore, preservation of food and making it free of disease causing germs is very necessary. तो फूड प्रिजर्वेशन में जो है अलग अलग तरह के तरीक़ों से की जाती है कि सबसे पहले जो बॉइलिंग है, बॉइलिंग करके जो है बैक्टीरिया को किल कर दिया जाता है, ठीक है, ये आप पढ़ लीजिए इसमें। और जैसे कि प्रेशर कुकर में जो हम जब खाना पकाते हैं तो खासकर जो वेजिटेबल्स के बैक्टीरिया, स्पोर्स वगैरह सब ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो कैनिंग इंडस्ट्री है हीटिंग का यूज़ करती है बैक्टीरिया को किल करने के लिए, जब ताकि उनकी पैकिंग और सीलिंग से पहले उनको किल किया जा सके। दूसरा जो प्रोसेस है वो है साल्टिंग का, कि नमक का जो प्रिजर्वेटर हम बहुत सारे चीज़ों में यूज़ करते हैं, जैसे फ़िश, पिकल्स, अचार, मुरब्बों में यूज़ करते हैं, चीज़ को बचाने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये सारा जो साल्टिंग है, साल्टिंग के द्वारा इस बैक्टीरिया को मार दिया जाता है, ठीक है। इसी तरह डिहाइड्रेशन, ड्राइंग के द्वारा, ड्राइंग में डिहाइड्रेशन, जब बैक्टीरिया को डिहाइड्रेटिंग मटेरियल एनवायरनमेंट मिलता है तो वो ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाते। तो देयरफॉर डिहाइड्रेशन के द्वारा, जैसे ग्रेन्स, मीट, फिश, यहाँ भी जो इफ़ेक्टिव मेथड है डिहाइड्रेशन फॉर प्रिजर्वेशन, राइट। ड्राइड मिल्क पाउडर जो है इस डिहाइड्रेशन का अनदर गुड एग्जांपल है। उसके बाद इरेडिएशन का मतलब कि रेडियो एक्टिव रेडिएशन का यूज़ करके जो है इनको मार दिया जाता है, पर ये ज़्यादा यूज़ नहीं की है क्योंकि ये ह्यूमंस के लिए भी घातक है। तो यहाँ इसको कहाँ करते हैं कि ज़्यादातर जो अल्ट्रावायलेट लाइट को एयर को स्टेरलाइज करने के लिए स्कूल्स, हॉस्पिटल्स वगैरह में यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये जो है फैक्ट्रीज़ में यूज़ होती है जहाँ पे बैक्टीरिया के स्पोर्स को किल कर देते हैं, बेकरीज़ में यूज़ होती है। तो उसके बाद पॉस्चराइजेशन भी एक इम्पोर्टेंट मेथड है कि बैक्टीरिया को किल करने का, कि स्टरलाइजेशन जो है, पार्शियल स्टरलाइजेशन अप्लाइड की जाती है जैसे मिल्क में। तो मिल्क को कैसे करते हैं, पहले गर्म करते हैं 60 डिग्री सेल्सियस तक, फिर आधा घंटा, फिर इसको एकदम से ठंडा कर दिया जाता है। तो इससे बहुत प्रोसेस को बोलते हैं पॉस्चराइजेशन। तो ये जो बैक्टीरिया गर्म ठंडे की प्रोसेस में बैक्टीरिया जो है मर जाते हैं, ठीक है। पर ये जो पॉस्चराइजेशन है ये कम्प्लीटली स्टेरलाइज नहीं करती है, फिर भी बैक्टीरिया जो है इसको मिल्क को ख़राब कर ही देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद रेफ्रिजरेशन, जैसा कि घर में हमारे रेफ्रिजरेटर है कि कोल्ड टेम्परेचर्स पे बैक्टीरिया को लाकर मार दिया जाता है, जैसे मिल्क वगैरह को बचाने के लिए। तो स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेशन और केमिकल का यूज़ करके भी जो है बैक्टीरिया को मारा जा सकता है, ठीक है। जैसे कि सोडियम बेंजोएट वगैरह जो है
बहुत सारे टिन्ड फूड और स्क्वैशेस में यूज़ किया जाता है, सोडियम बेंजोएट, राइट। तो चलिए आगे। तो बैक्टीरियल डिजीज़ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो प्लांट्स में वेरी कॉमन डिजीज़ हैं क्या कि ब्लैक रॉट ऑफ मस्टर्ड, सरसों का जो काला पड़ जाना, एंड कॉलीफ्लावर, एंड बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ लोबिया, लोबिया का जो है ख़राब हो जाना, इस कॉमन जो है प्लांट्स में है। एनिमल्स में और जैसे कैटल को हो जाती है एंथ्रेक्स की बीमारी कि उनकी स्वेलिंग आ जाती है बॉडी पे, और मिल्क की जो जैसे गाय भैंस में है मिल्क की कैपेसिटी कम हो जाती है। बॉविन ट्यूबरक्लोसिस हो जाती है कि जो एनिमल्स के लंग्स हैं और उनको खांस वो हो जाती है, ड्राई हस्की कफ हो जाती है, लंग्स उनके अफेक्टेड हो जाते हैं। तो चलिए, और ह्यूमंस में जैसे आपको पता ही है कौन सी बीमारियां फैलाते हैं, ये वूपिंग कफ, कॉलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, डिप्थीरिया, टाइफाइड, निमोनिया, टेटनस और सर्टेन जो है तरह के इन्फेक्शंस जो है हम ह्यूमंस में भी ये फैला देते हैं। तो इन बैक्टीरिया का और हार्मफुल यूज़ क्या है कि इनको बायो वेपन्स के रूप में भी यूज़ करते हैं। एक कंट्री दूसरे कंट्री के खिलाफ दुश्मनी निकालने के लिए इनको जर्म बॉम्ब्स के रूप में यूज़ किया जाता है। तो जब इनको एक्सप्लोड करते हैं, वहाँ पे छोड़ते हैं, तो वहाँ पर डिजीज़ कॉजिंग जर्म्स बैक्टीरिया फैल जाते हैं, जैसे कि एंथ्रेक्स बैक्टीरिया। तो एंथ्रेक्स से जो है जो एपिडेमिक महामारी फैल सकती है, तो बहुत सारी जो कि डेथ्स का कारण बन सकती है, और ये जनरेशन्स में भी अल्ट्रेशन कर देती है। तो इसलिए ऐसी चीज़ों से देशों को बचना चाहिए, ये ह्यूमैनिटी के लिए घातक हैं बायो वेपन्स। तो चलिए बच्चों, ये था बैक्टीरिया या किंगडम मोनेरा के बारे में आपको मैंने बताया। किंगडम मोनेरा डील ही बैक्टीरिया को करता है मेनली। तो ये जो इसमें जो आपको एक्सप्लेन किया गया है, ये ना सिर्फ आपका एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, बल्कि सर्टेन जो एग्जामिनेशंस हैं लाइक नीट, तो नीट की प्रिपरेशन में भी ये बहुत हेल्पफुल सहायक सिद्ध होगा आपके लिए। तो इसको अच्छी तरह करिए, पढ़िए। हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी तरह समझ आया है तो कृपया इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दूसरे फ्रेंड्स की भी हेल्प की जा सके। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो अब तक जो है इस चैप्टर के बायोडाइवर्सिटी के ऊपर हमारा ये सेकंड वीडियो है। पहला वीडियो आप इसको ज़रूर देखिए, इस पूरी सीरीज को कवर अप करेंगे इसके ऊपर। तो चलिए, थैंक यू, गुड बाय, इट्स गुड बाय नाउ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। टिल देन इट्स गुड बाय।